नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विषय के अंदर जानेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के तो पिछले कुछ दो कक्षाओं में हमने जाना कि अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा और अभिप्रेरणा का शिक्षा में किस दृष्टि से महत्व है, किस तरीके से अपनी इंपॉर्टेंस एजुकेशन में रखता है। और हम इसमें आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार कि अभिप्रेरणा किस तरीके की होती है। तो इसके मोटे तौर पर देखा जाए तो अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं। इसके प्रकार की बात करें तो पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा है इसका बाह्य आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। तो ये इसके दो प्रकार हैं, आंतरिक और बाह्य। कि आंतरिक रूप से इंसान व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर या जो है उसके अंदर कौन सी मोटिवेशन प्रदान किया जाता है और बाह्य तल पर उसमें कौन सी मोटिवेशन लागू होते हैं। तो ये इसके दो मोटे प्रकार हैं। अब इसको हम पूरी तरह से समझेंगे कि आंतरिक अभिप्रेरणाएं कौन सी है और बाह्य अभिप्रेरणाएं कौन सी है। सबसे पहले आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा। जब हम बात करते हैं इंटरनल मोटिवेशन की, तो व्यक्ति स्वयं अंदर से मोटिवेट होना जरूरी है। बाह्य तौर पर तुमको मोटिवेशन मिलता ही है, कोई हमको कुछ बातें बता दे या कुछ हमारी मतलब अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न कर दे या उसको जाकर कर ले तो हम मोटिवेट होते। लेकिन जब तक इंसान या व्यक्ति अंदर से मोटिवेट नहीं होगा, वो अंदर से तैयार नहीं होगा, वो किसी कार्य को नहीं कर सकता, उसमें सफलता नहीं ला सकता। इसलिए हर व्यक्ति विशेष को आंतरिक रूप से मोटिवेट होना जरूरी है। तो आंतरिक मोटिवेशन सबसे पहले जानेंगे मनो दैहिक मनोदैहिक अभिप्रेरणा। मनोदैहिक अभिप्रेरणा है यह अभिप्रेरणा मनुष्य के शरीर एवं मस्तिष्क से संबंधित है। यह अभिप्रेरणा मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क से संबंधित है। शरीर और मस्तिष्क यानी कि हम हमारे शरीर और मस्तिष्क का यूज करके अभिप्रेरणा मिलती है। इसके अंदर व्यक्ति को जो भूख प्यास वगैरह लगती है, उसमें जो प्रतिक्रियाएं होती है, उसके लिए जो करना चाहता है उसके आंतरिक रूप से आता है। तो इसके अंदर हम समझेंगे कि मनुष्य के जीवन से संबंधित कि मनुष्य अपने जीवन संबंधी जब भूख प्यास जो भी लगती है, रहना खाना मतलब
जो भी है, इससे समझ प्रतिक्रिया करता है और उसके संदर्भ में जो करना चाहता है वो इसके लिए तैयार रहता है। हर मनुष्य अपने आप को आंतरिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना चाहता है मनोदैहिक परिप्रेरणा के अंतर्गत। ये इसका पहला। दूसरा आ जाता है सामाजिक अभिप्रेरणा। सामाजिक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत सामाजिक अभिप्रेरणाएं समाज के वातावरण से सीधी जाती है। स्नेह, प्रेम, सम्मान, ज्ञान पर नेतृत्व तथा यश। सामाजिक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा सामाजिक प्रेरणाएं समाज के वातावरण से सीखी जाती है। जो समाज का जो एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट है, वो हमको बहुत कुछ सिखाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसका अस्तित्व है। जब समाज में रहता है तो समाज से उसको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। तो उसी समाज में वह स्नेह, प्रेम, सम्मान, ज्ञान, पद, नेतृत्व, यश की प्राप्ति के लिए उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है, अभिलाषाएं होती है, और वही उसको करने के लिए उसको मोटिवेशन देती है कि उसको मान लो किसी का स्नेह चाहिए, किसी का प्रेम चाहिए, किसी का सम्मान चाहिए, ज्ञान चाहिए, पद चाहिए, नेतृत्व, यश, या बहुत सारी जो चीजें समाज में संभव है, उसके लिए उसको अंदर से मोटिवेट मिलेगा और इन सब को प्राप्ति के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहेगा। तो यह सामाजिक प्रेरणा है। अगला है व्यक्तिगत प्रेरणा। व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत प्रेरणा में क्या आएगा? पर्यावरणीय बालकों की शारीरिक बनावट को सुडौल और सामान्य बनाने में सहायक है। प्रत्येक व्यक्ति में
भिन्नताएं पाई जाती है। इस पॉइंट बात को समझ लेते हैं, इससे हमको पता चलेगा कि पर्यावरण में पालकों की शारीरिक बनावट को सुलभ और सामान्य बनाया है। हर पालक की जो या व्यक्ति की जो शरीर की बनावट होती है पर्यावरण के अनुसार होती है, जो जिस परिवेश जिस परिस्थिति में रहती है उसके हिसाब से बनावट होता है। हम देखते हैं कि हमारे नॉर्थ में लोगों का रंग साफ होता है, वही साउथ एरिया में देखते हैं लोगों का रंग में फर्क आता है, वही ईस्ट में लोगों का रंग रूप कद काठी अलग होती है और हमारे वेस्ट में लोग के अलग है। ये तो हमारे कहीं हम विदेशों में जाते हैं तो कई विदेश में लोगों की जो शरीर की बनावट बिल्कुल अलग है, किसी देश के लोगों की शरीर अलग है। इस तरीके से भिन्न भिन्न लोगों की बनावट पाई जाती है, प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, ये होता है। अब इसके साथ ही लोग अपने आप को अच्छा बनाने के लिए या कुछ करने के लिए अंदर से मोटिवेट होते हैं। कोई अपने आप को कुछ अच्छा बनाना चाहता है, कोई अपने आप को साबित करना चाहता है। जैसे मान लीजिए वो पैदा का कुछ होता है और वो अपने आप को जैसे कि कुछ और करना चाहता है, कोई अच्छी पोस्ट पे जाना चाहता है या खेल जगत में जाना चाहता है या कुछ बनना चाहता है। इस तरीके से व्यक्ति विशेष अपने लिए मोटिवेट रहता है, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा होती है। हर व्यक्ति अपने आप में कुछ नया करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है और इसके लिए उसको अपने आप को मोटिवेट करना होता है और अपने आप को कुछ बनाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। इस तरीके से पर्यावरण का प्रभाव होता है और पर्यावरण प्रभाव के फलस्वरूप वो अपने आप में कुछ करना चाहता है। हम देखते हैं कि ईस्ट के लोगों का रहन सहन के साथ उनकी सोच अलग पाई जाती है, तो कुछ अलग करना चाहते हैं, हम लोग कुछ अलग करना चाहते हैं। लोगों की सोच भी उसके पर्यावरण प्रभाव से प्रभावित होती है और वो कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यह है आंतरिक अभिप्रेरणा। अब हम समझ लेते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य तो बाह्य प्रेरणा ने जो व्यक्ति को बाहरी जगत से प्राप्त होती है, दूसरों से उसको मिलती है, दूसरे उसको इंस्पायर करते हैं किसी कार्य करने के लिए, दूसरे को कुछ कहते हैं तो अचानक से वो मोटिवेट हो जाता है और करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो बाह्य प्रेरणा में आएगा दंड एवं पुरस्कार। दंड एवं पुरस्कार। दंड और पुरस्कार का अपना महत्व है। दंड और पुरस्कार आपको पीछे रखते हैं। दंड के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति, पहली बात तो दंड नकारात्मक है, पुरस्कार सकारात्मक है। ठीक है, पीछे दंड के माध्यम से अगर कोई बालक विद्यार्थी कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोका जा सकता है और आगे से वो कुछ नहीं करेगा, हमेशा सही करने का प्रयास करेगा। मान लीजिए कि पारिवारिक मामला है, ठीक है, बच्चा घर के अंदर पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है और अचानक से एग्जाम में फेल हो जाता है, तो माता पिता द्वारा दिया गया दंड उसको अंदर से प्रेरणा देगा कि उसके जो किया गलत है उसके लिए आज घर वालों से डांट खानी पड़ी, उसको दंडित करा पड़ा, तो आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। पहली चीज होगी दंड के संदर्भ में। पुरस्कार के संदर्भ में देखेंगे कि पुरस्कार भी अपने आप में सहायता देता है। किसी को जैसे मान लीजिए किसी बालक को पुरस्कृत किया तो जो अन्य बालक है वो मोटिवेट रहते हैं, वो स्वयं तो रहेगा ही क्योंकि उसने जो किया वो कार्य सराहनीय था, उसके संदर्भ उसको पुरस्कार दिया गया तो वो और अच्छा बेहतर करेगा। लेकिन जिसको नहीं मिला है वो भी अंदर से मोटिवेट होगा कि नहीं मैं करता तो काश मुझे भी ऐसा मिलता है। तो ये होता है, हम देखते हैं माता पिता या पिताजी अपने बालकों को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए, उसको सफलता दिलाने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं, उसको एक पुरस्कार एहसान देते हैं कि तूने ऐसा किया, तुझे मैं ये दिलाऊंगा, मोबाइल दिलाऊंगा, स्कूटी दिलाऊंगा वगैरह वगैरह इस तरह से। तो पुरस्कार के फलस्वरूप एक अभिलाषा रखती है कि नहीं मुझे तो बेस्ट करना है, तो अंदर से मोटिवेट मिलेगा, नहीं मैं करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। इस तरीके से दंड और पुरस्कार अपने आप में बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य करते हैं। सेकंड आ जाता है इसमें सहयोग। सहयोग के संदर्भ में लिख लेते हैं सहयोग तीव्र
अभिप्रेरक है, संयोग तीव्र अभिप्रेरक है, अतः इसी के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। अब सहयोग को हम समझ लेते हैं। सहयोग जो होता है, हमको जब किसी की मदद मिलती है तो हमारा कार्य के प्रति जोश उत्पन्न हो जाता है। एक व्यक्ति जब कुछ अकेला करता है तो उसको घबराहट और डर का सामना करना पड़ता है, उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है कि सर नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन किसी का सहयोग मिलता है तो उस कार्य को बड़ी जोश और उत्साह के साथ करता है, तो अंदर से प्रेरणा मिलती है कि हाँ कर सकते। तो सहयोग तीव्र क्या है, अभिप्रेरक है। इससे इंसान नहीं करने वाला इंसान भी कर देता है। अगर बालक पढ़ने में कमजोर है, माता पिता का सहयोग मिल रहा है, उसको पढ़ाई कराने में शिक्षक का सहयोग मिल रहा है, तो उस कार्य को बेहतर तरीके से करेगा। जहां सहयोग उत्पन्न होता है वो सहयोग की स्थिति में कार्य अच्छे से होता है। तो सेकंड है सहयोग, दूसरा है, तीसरा अगला है लक्ष्य। एक जो टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, वो भी हमको काफी कुछ सिखाता है। जब हमारा लक्ष्य बाहरी प्रेरक है, हमारे टारगेट है कि हमको ये करना है, हम उसके लिए तत्पर रहेंगे, तो उसी लक्ष्य को साधने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम हमेशा ही प्रयासरत रहेंगे। जब तक इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होगा वो उस कार्य को नहीं करेगा। अगर हमको पता है कि हमारा कुछ बेस ही नहीं है तो हम क्यों करेंगे, लेकिन जब हमको पता है कि ये करने से हमको इसकी प्राप्ति होगी तो उस कार्य को हम बड़े जोश और उत्साह के साथ करेंगे। इसलिए कह सकते हैं लक्ष्य होगा तो मोटिवेशन मिलेगा और हम किसी कार्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगे। अगला है फल का ज्ञान। वैसे तो कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। हमको सिर्फ काम करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। लेकिन जैसे तुमने बताया लक्ष्य, हमको पता है कि इस लक्ष्य के पीछे हमारा ये फल है, यानी कि हमने जो मेहनत करी इसके बाद हमको ये मिलेगा। तो जो फल के बारे में पता होता है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य से हमको ये मिलेगा, तो हम उस कार्य को बेहतर ढंग से करते हैं। हमको पता है कि हम फर्स्ट डिग्री में इतनी सुविधा मतलब आसानी से जॉब कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। तो फल यानी कि जो हमारा जो निशाना होता है उसकी भी प्राप्ति है, तो जानकारी है, तो भी अच्छे से कार्य करेंगे। अगला है पूरे व्यक्तित्व को लगा देना। पूरे व्यक्तित्व को लगा देना, पूरे व्यक्तित्व को लगा देना का मतलब है प्रेरणा के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति से किसी विशेष भावना की संतुष्टि ना होकर
पूरे व्यक्तित्व को संतोष या पूरे व्यक्तित्व को लगा देना, यानी कि अभिप्रेरणा के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति से किसी विशेष भावना की संतुष्ट न होकर पूरे व्यक्तित्व को संतोष प्राप्त होना चाहिए। हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, लक्ष्य जब हमको मिलता है तो हमको मायने नहीं, थोड़ा संतुष्ट होना, पूरा संतुष्ट होना चाहिए। तो हमको कुल मिला के समझा पूरे व्यक्तित्व को लगा देना। हमको इसके लिए मोटिवेशन करना पड़ेगा खुद को कि हम हमारे जो व्यक्तित्व है उसको पूर्ण रूप से लगा दें ताकि हम किसी कार्य में अच्छे से सफलता कर सके। इंसान को अधूरा नहीं, पूरी तरह से तत्पर रहना पड़ता है। इसके लिए उसको अपने आप को पूरी तरह से प्रेरणा देनी पड़ेगी, पूरी तरह से तैयार करना होगा, पूरी तरह से मोटिवेशन करना होगा, जिससे उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। अगला है व्यक्तिगत कार्य प्रेरणा सामूहिक कार्य व्यक्तिगत कार्य प्रेरणा और सामूहिक कार्य प्रेरणा। व्यक्तिगत जो कार्य होते हैं, समूह में जो कार्य होता है उसके प्रति जो प्रेरणा मिलती है कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए उसको जो मोटिवेशन मिलता है, या समूह में जो कार्य करते हैं उसके लिए जो मोटिवेशन मिलता है उससे भी काफी सफलता मिलती है। अगर कोई ग्रुप बना हुआ है और किसी कार्य करने में असमंजस में है और उसको कोई मोटिवेशन दिया जाता है, जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम को अगर मोटिवेशन मिलेगा कि वो कर सकते हो, जीत सकते हैं, या कोई भी टीम है, तो इस तरीके से वो कार्य को बेहतर करेंगे। और एक जैसे खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी को असफलता मिल रही है या वो अपने आप को क्या बोलते हैं, अपने आप को बेहतर नहीं बना पा रहा है, इस सिचुएशन में उसको मोटिवेशन मिलेगा तो वो कुछ बेहतर करेगा। इस तरीके से जो प्रेरणा है इसका व्यक्तिगत सामूहिक, ये भी मोटिवेशन देती है। अगला है प्रभाव का मनुष्य का जो ये है वो आनंद अनुभूति का है कि वो आनंद का अनुभव करना चाहता है, हमेशा ही सुख और आसानी से किसी कार्य को संपन्न करना चाहता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो प्रभाव का जो नियम लागू होता है वो यहाँ पर होता है। अगर वो उसको प्रभाव दिखाई देता है किसी कार्य करने में तो उस कार्य को बेहतर ढंग से करेगा। अगर हमको उसका रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है तो उस कार्य को हम करेंगे। तो इस तरीके से कुछ बातें जो आंतरिक और बाह्य प्रेरणा पर लागू होता है, हमको आंतरिक और बाह्य प्रेरणा, ये हमारे बाह्य प्रेरणा के प्रकार, इसको हमने जाना। अब इसी के संदर्भ में हम लोग असाइनमेंट है अभिप्रेरणा प्रकारों को अभिप्रेरणा के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो हमने जो है कक्षा में जाना है कौन कौन से टाइप है मोटिवेशन की, उसी के बारे में आपको असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स बताएं, आपको कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आप सावधानी सतर्क रखिए, मुंह पर मास्क का प्रयोग कीजिए, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज कीजिए, सरकारी नियमों का पालन कीजिए। इसी सतर्कता के साथ हम बीमारी से निजात पाएंगे। थैंक यू।